पर्दे के पीछे। सिनेमा के पर्दे को सिल्वर स्क्रीन कहा जाता है क्योंकि उस पर्दे पर सब कुछ चमकदार होता है, यानी लार्जर देन लाइफ और फैंटास्टिक। सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाला हीरो हैंडसम तो होता ही है, साथ ही वो 6 फीट लंबा भी होता है। सिर्फ हाइट ही नहीं, उसकी बॉडी में भी 6 पैक बने होते हैं। वो हाथ के एक इशारे से 10-10 लोगों को जमीन पर गिरा देता है और उसे खरोंच भी नहीं आती है। वो हमेशा डिजाइनर कपड़े पहनता है और नाचने गाने में परफेक्ट होता है। इसके अलावा सबसे अहम चीज होती है कॉन्टैक्ट्स और गॉडफादर्स या गॉड मदर्स। तो जाहिर है दोस्तों कि सिल्वर स्क्रीन पर आने के लिए एक एक्टर को इन सारे रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरना होता है, वरना बॉलीवुड के दरवाजे उस पर अक्सर नहीं खुलते हैं। लेकिन साल 2000 में एक ऐसा एक्टर बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए चला आया जो ना सिर्फ छोटे कद का था, ना सिर्फ उसका रंग काला था, बल्कि उसका जिस्म भी इतना कमजोर और दुबला था जैसे उसे कभी पेट भर खाना नसीब ही नहीं हुआ हो। अब ये कहने की जरूरत नहीं कि कॉन्टैक्ट्स या गॉडफादर्स तो हो ही नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि फिर उसके पास क्या था। दोस्तों, उसके पास सिर्फ 3 चीजें थीं, उसका टैलेंट, खुद एतमादी और सब्र। सिल्वर स्क्रीन तक पहुंचने का उसका सफर 12 साल लंबा था। हर कदम पर पेश आने वाली मुसीबतों और तकलीफ के इस सफर में ना उसके सर पर छत थी और ना भूख मिटाने के लिए रोटी थी। खाली जेब लिए वो नंगे पैर और नंगे सर अपनी मंजिल की जुस्तजू में 12 साल तक चलता रहा। आप उस एक्टर का नाम सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं, राइट? दोस्तों, उस एक्टर का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कुछ सूरत नजर नहीं आती। आपका फेवरेट प्रोग्राम पर्दे के पीछे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी पर्दे के पीछे क्या थी, उसकी कुछ झलकियां सुनेंगे, मगर पहले आप उनकी पहली फिल्म सरफरोश का ये गाना सुन लीजिए। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि 12 साल बाद कचरे के ढेर की भी जगह बदल जाती है। तू तो फिर भी इंसान है, तेरा भी वक्त आएगा। ये अल्फाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की माँ के हैं। जब नवाजुद्दीन अपनी माँ के ये अल्फाज सुनते थे तो अपनी जद्दोजहद के उन सालों को गिनते थे जो गुजर चुके थे और खुद से कहते थे कि अभी सिर्फ 7 साल गुजरे हैं, यानी 5 साल और बाकी हैं, और उनका हौसला जिंदा हो जाता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पैदाइश 19 मई 1974 में मुजफ्फरपुर के एक गांव बुल्दाना में हुई। वो एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद की काफी जमीनें थीं जहां गेहूं और गन्ने की कश्त होती थी। नवाजुद्दीन के 8 भाई बहन हैं, जिसमें वो सबसे बड़े हैं। उनके स्ट्रगल की कहानी सुनकर आपको ये ख्याल आ सकता है कि शायद वो किसी गरीब घराने से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नवाजुद्दीन एक खाते पीते घर में पले बड़े और उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी, मगर गांव का माहौल अच्छा नहीं था। नवाजुद्दीन के अल्फाज में, मेरे गांव में सिर्फ 3 चीजें थीं, गेहूं, गन्ना और गन। हर साल बुल्दाना गांव में रामलीला होती थी, जिसे नवाजुद्दीन बड़े शौक से देखने जाते थे, मगर इसके अलावा गांव में कुछ नहीं था जिसमें उनका मन लगता। गनजदा माहौल से बहुत उकताहट होती थी। वो हर वक्त सोचते रहते थे कि किस तरह इस गांव से बाहर निकला जाए। गांव में सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई का इंतजाम था, लिहाजा वो 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हरिद्वार चले गए और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और गांव लौट आए। मगर यहाँ उनका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। ना उनकी समझ में आता था कि उन्हें क्या करना चाहिए जिसमें उनका दिल लग जाए। ग्रेजुएशन के बाद बड़ौदा में उन्हें एक कंपनी में चीफ केमिस्ट का जॉब मिला और वो वहाँ सेटल हो गए। लेकिन अपनी नौकरी में भी उनका दिल नहीं बहला। वो मुसलसल बेचैन रहते थे। उसी दौरान उनका एक दोस्त उन्हें गुजराती नाटक दिखाने के लिए ले गया, जिसके बाद वो अक्सर गुजराती नाटक देखने जाने लगे। उन्हीं के अल्फाज में, नाटक के दौरान एक्टर्स और ऑडियंस के बीच जो केमिस्ट्री बनती है, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है। उनके दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया कि उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए NSD में दाखिला लेना चाहिए। नवाजुद्दीन ने केमिस्ट की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली चले आए।
अपने घर वालों को जब उन्होंने ये बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं तो सबने उनका बहुत मजाक उड़ाया और कहा, पहले अपनी शक्ल सूरत तो देख लो, अपना कद काठी तो देख लो, अपना काला रंग देख लो। एक्टर्स गोरे चिट्टे और लंबे होते हैं, क्यों अपना वक्त बर्बाद करना चाहते हो। नवाजुद्दीन ने किसी की नहीं सुनी। उन्हें अपने दिल की आवाज पर पूरा भरोसा था कि वो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपने घर से कोई मदद नहीं लेंगे। दिल्ली में वो चंद लड़कों के साथ एक छोटे से कमरे में रहने लगे और थिएटर करने लगे। उन्होंने 6 या 7 हजार स्ट्रीट थिएटर के परफॉर्मेंस किए, जिसमें रोजाना उन्हें 50-60 रुपए मिल जाते थे और उनका गुजारा हो जाता था। फिर उन्हें एनएसडी में एडमिशन मिल गया और आगे के 3 साल खैरियत से गुजरे, क्योंकि मुफ्त खाने पीने और रहने के अलावा स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। एनएसडी से ग्रेजुएशन करने के बाद शुरू हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कांटों भरा सफर। सुनते हैं उस सफर की दास्तां इस गाने के बाद। प्रोग्राम पर्दे के पीछे। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में 5 एनएसडी ग्रेजुएट्स लड़कों ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और एक साथ रहने लगे। कमरा इतना छोटा था कि जब सब लड़के सोते थे तो कमरे का दरवाजा बंद करना मुमकिन नहीं होता था। अपनी स्कॉलरशिप से बचाकर रखे हुए रुपयों से नवाजुद्दीन का गुजारा कुछ महीने तक तो हो गया, मगर उसके बाद किराए दिए बिना रहना मुश्किल हो गया। गोरेगांव से निकलकर नवाजुद्दीन ने एक सीनियर एनएसडी एक्टर से रिक्वेस्ट की कि उन्हें चंद महीनों के लिए अपने घर में रहने दें। सीनियर एक्टर ने इस शर्त पर रहने की इजाजत दी कि नवाजुद्दीन उनके लिए नाश्ता, लंच और डिनर बनाएंगे। रफ्ता रफ्ता खाना बनाने के साथ पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी, जिसमें झाड़ू पोछा भी शामिल था, उन पर आ गई और नवाजुद्दीन को रियलाइज होने लगा कि वो एक्टर के बजाय हाउसकीपर बन गए हैं। जब उन्होंने अपने सीनियर से ये बात बताई तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर ये काम नहीं कर सकते तो उन्हें घर छोड़ना होगा। नवाजुद्दीन ने घर छोड़ दिया। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी दरबदर हो गई। वो कहते हैं कि मैं नहाता कहीं था, सोता कहीं था, खाता कहीं और था, मेरे कपड़े एक जगह, टॉयलेट दूसरी जगह था और मेरा साबुन और पेस्ट तीसरी जगह था। लेकिन इस मुश्किल तरीन दौर में जब नवाजुद्दीन, विजय राज और राजपाल यादव सिर्फ बिस्किट खाकर दिन गुजार रहे थे, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जद्दोजहद पूरी तरह जारी थी। अक्सर जगह तो नवाजुद्दीन को प्रोडक्शन ऑफिस में अंदर जाने की इजाजत भी नहीं मिलती थी। रिसेप्शन पर ही उन्हें ये कहकर रोक दिया जाता था कि तुम कहां से एक्टर लगते हो। एक असिस्टेंट ने तो ये तक कह दिया था कि तुम्हारे लिए तो 2 एक्स्ट्रा बल्ब लगाने पड़ेंगे। उन्हीं दिनों नवाजुद्दीन ने सड़क के एक टॉयलेट की दीवार पर एक पोस्टर लगा देखा जो किसी टॉय फैक्ट्री के लिए वॉचमैन की नौकरी का इश्तहार था। नवाजुद्दीन ने वो नौकरी हासिल कर ली। फैक्ट्री में 5,000 रुपए डिपॉजिट के तौर पर देना जरूरी था। नवाजुद्दीन ने अपनी माँ के जेवर उनसे बताए बिना गिरवी रख दिए और डिपॉजिट अदा कर दिया। वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फैक्ट्री के गेट पर धूप में खड़े रहते थे और 5 बजे के बाद थिएटर की रिहर्सल करते थे। अक्सर वो धूप से परेशान होकर बैठ जाते थे। 1-2 बार बॉस ने उन्हें बैठे हुए देख लिया और फिर ये नौकरी भी चली गई। नवाजुद्दीन साल 2000 में मुंबई आए थे और उन्हें पहला डिसेंट ब्रेक मिला साल 2012 में। इक्का दुक्का रोल्स या एक सीन के रोल्स मिलते रहते थे, मगर ज्यादातर वो बेकार रहते थे। बेकारी के इस जमाने को उन्होंने बेकार जाने नहीं दिया। आम लोगों के दरमियान घुसकर उनकी हरकतें, बोलचाल, चलना फिरना, उठना बैठना ऑब्जर्व करते रहते थे। नवाजुद्दीन के लफ्जों में, मैंने आम लोगों के ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखा जो बाद में एक आम इंसान का रोल प्ले करने में बहुत काम आया। आखिरकार को ताबीर मिली और नवाजुद्दीन सिद्दीकी न सिर्फ बॉलीवुड के सिल्वर स्क्रीन पर चमके, बल्कि हॉलीवुड के पर्दे पर भी अपने टैलेंट का लोहा मनवा लिया। मामूली कहानी सुनते हैं इस गाने के बाद। 99 में रिलीज हुई फिल्म सरफरोश में एज अ टेररिस्ट सिर्फ एक सीन करने के बाद उन्हें उसी साल राम गोपाल वर्मा की फिल्म शूल और अगले साल जंगल में बेहतर काम मिला। उसके बाद 2003 में मिली फिल्म मुन्ना भाई MBBS। साल 2004 से 2007 तक नवाजुद्दीन ने काफी फिल्म्स की, जैसे ब्लैक फ्राइडे, देव डी और न्यूयॉर्क।
रईस, पान सिंह तोमार, तलाश, बजरंगी भाईजान और मॉम जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते रहे। उनकी रियलिस्टिक अदाकारी पसंद तो की जाने लगी, लेकिन फिर भी बात बंद नहीं रही थी। फिर 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव, जिसमें एज अ जर्नलिस्ट उनकी अदाकारी की बेहद तारीफ हुई और वो एक एक्टर के तौर पर पहचाने जाने लगे। लेकिन वो 2012 में रिलीज हुई फिल्म पतंग थी, जिसका प्रीमियर बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अदाकारी को फिल्म क्रिटिक रॉजर एबर्ट ने बहुत पसंद किया और उन्हें थम्स अप ट्रॉफी से नवाजा। ये फिल्म यूएसए और कनाडा में भी रिलीज हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म और नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर शानदार रिव्यूज छापे। 2012 की फिल्म कहानी में नवाजुद्दीन ने एक एग्रेसिव पुलिस ऑफिसर का रोल किया, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि पहली बार वो पढ़े लिखे ऑफिसर का रोल कर रहे थे और उन्हें सूट पहनने का मौका मिला था। मगर जिस फिल्म के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो थी फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 2, जिसमें उन्होंने मेन रोल किया था। दोस्तों, इस फिल्म के बाद नवाजुद्दीन सिल्वर स्क्रीन पर छा गए। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ। फिल्म फेस्टिवल में हुआ और फिल्म के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी अवार्ड से नवाजा गया। 2014 की ब्लॉकबस्टर फिल्म किक में उन्होंने मेन विलेन शिव गजरा का यादगार रोल प्ले किया। जिस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपना परफॉर्मेंस एज अ लीड एक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, जिसके बारे में उन्होंने कहा, मेरी सबसे रियल अदाकारी इस फिल्म में है, वो थी मिस लवली। इस फिल्म के एक सीन को देखकर, जिसमें नवाजुद्दीन बिस्किट खा रहे हैं, हॉलीवुड डायरेक्टर ने उन्हें एमसी माफिया सीरीज में एक रोल ऑफर किया। उस रोल के लिए उन्हें एमी अवार्ड भी दिया गया। नवाजुद्दीन पहले अदाकार हैं जिनकी 8 फिल्में एक साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई हैं। एक छोटे से गांव से एक किसान का बेटा मुंबई जैसे शहर आता है, सालों तक सब्र के साथ मुसीबतें झेलता है, भूखा प्यासा रहता है, लेकिन हार नहीं मानता, क्योंकि उसे अपने टैलेंट पर मुकम्मल भरोसा है। उसके भरोसे की जीत होती है और दुनिया पर उसकी अदाकारी के टैग अकेली है। सीरियस मैन, मंटो, इन सब में बतौर हीरो अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और अवार्ड्स जीते हैं। नेटफ्लिक्स सीरीज बाबू मुशायब बंदूकबाज और सीक्रेट गेम्स के भी वो हीरो हैं। नवाजुद्दीन अपने गांव के किसानों के लिए बहुत कुछ करते हैं और अपने फार्म से उन्हें गहरी दिलचस्पी है।